हाँ मित्रों, नमस्कार। आज मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि कोरोना जो कि आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ये किस तरीके से लोगों को बीमार कर रहा है। तो पहले तो हमको ये जान लेना है कि हमारी जो ऑक्सीजन, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा इस देश में किल्लत हो गई और कहने लगे लोग कि भाई ऑक्सीजन के कारण बहुत लोग मर गए। तो हमें ये देखना है कि ऑक्सीजन का काम क्या है और ऑक्सीजन हमारे बॉडी में कहाँ कहाँ उसकी ज़रूरत है और वो कैसे जाता है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे देखिए ये नाक है, नाक से क्या होता है कि आप सांस खींचते हैं, हवा खींचते हैं और वो ऐसे ही एक नली है जिसको बाद में ट्रैकिया बोला जाता है, और दो फेफड़े होते हैं हमारे। तो ये दोनों फेफड़े, एक बाएं साइड में होता है, एक दाहिने साइड में। तो नाक से जो हवा खींचेंगे वो दोनों फेफड़े में आकर के भर जाता है, और फेफड़े के अंदर में ढेर सारे गुब्बारे जैसे, छोटे छोटे गुब्बारे जैसे आप समझ लो कि दुकान होती है। मतलब इस फेफड़े में भी लाखों दुकानें होती हैं और इस फेफड़े में भी लाखों दुकानें होती हैं। इस जो दुकान है इसको आप एल्वियोलाई कहते हैं। मतलब ये है कि नाक से हवा आएगी और कुल मिला के दोनों फेफड़े में भर जाएगी, और फेफड़े में कहाँ भरेगी, तो एल्वियोलाई में भरेगी। एल्वियोलाई को आप एक प्रकार से समझ लो दुकान है। दुकान में मान लीजिए, जैसे आपने देखा होगा कि अगर किसी, जैसे मान लीजिए कोई आपको चीनी की फैक्ट्री है, ठीक, और गांव-गांव में घर घर पे लोगों को क्या चाहिए, मान लीजिए ये सब ढेर सारे घर हैं जिनको कि चीनी की ज़रूरत है। तो फैक्ट्री से चीनी कैसे पहुंचती है? पहले क्या होगा कि भाई चीनी की फैक्ट्री होगी, चीनी की फैक्ट्री से चीनी जाएगी दुकान में। दुकान में वहाँ पे क्या है, रखी हुई है चीनी। अब जिसको चीनी चाहिए वो क्या करेगा, यहाँ से आदमी आएंगे और यहाँ से चीनी लेके जाएंगे और उसको अपना जो है, जो भी करना है, यूज करेंगे। यही स्थिति ये है कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ज़रूरत ये है हर एक, जितने भी आपके अंग हैं, जैसे मान लीजिए ये दिमाग है, ये दिल है, ये लीवर है, ये किडनी है, आँख है, पैर है, हाथ है, नाक कान आँख, जो कुछ भी हमारे शरीर में है उसको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अगर किसी को ऑक्सीजन 8 मिनट ना मिले तो आप ये समझिए कि वो ज़िंदा फिर नहीं रह पाएगा। तो आप ये समझ लो कि हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उनको ऑक्सीजन पहुंचता कैसे है। तो पहुंचता ऐसे है कि पहले हम क्या करते हैं कि जो हवा में, जो हमारी वातावरण है उसमें जो हवा है उसमें 20% ऑक्सीजन होता है। तो क्या करते हैं, हम हवा अंदर खींचते हैं तो ये हवा अंदर जाती है और आ करके इन सभी एल्वियोलाइज में भर जाती है। फेफड़ों में भर गई, इन एल्वियोलाइज में भर गई, छोटे छोटे समझो कि लाखों दुकानें इसमें हैं, उसमें भर गई। अब क्या होता है कि जिसको ऑक्सीजन चाहिए, जैसे दिमाग को ऑक्सीजन चाहिए तो दिमाग से क्या करेगा, खून जाएगा, और यहाँ पे इस दुकान से नलियाँ हैं, ये खून की नली है, दिमाग से एक खून की नली निकली, वो खून को लेकर के गई, और खून क्या हुआ कि यहाँ से गया और उसने ऑक्सीजन ले लिया, यहाँ से ऑक्सीजन ले करके और गया, उसको दिमाग को दे दिया। दिमाग जो है एकदम प्रसन्न है, अपना काम कर रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से ऑक्सीजन जो होता है, जितने भी हमारे शरीर में अंग हैं, चाहे वो हाथ है, पैर है, लीवर है, आँत है, दिल है, आँख है, नाक है, कान है, जो भी हैं, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। और खून क्या करता है कि यहाँ से दुकानों से ऑक्सीजन ला करके और इन सबको जो है सप्लाई करता है। इस तरीके से ये लोग जिंदा रहते हैं। तो आप इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि क्या कर रहे हैं कि भाई वातावरण का जो ऑक्सीजन है वो जा करके फेफड़े में इकट्ठा है, और जिसको जिसको ऑक्सीजन चाहिए वो क्या करता है, वहाँ से खून आता है और ऑक्सीजन को लेकर के जा करके उसको दे देता है। इस तरीके से सब लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही। इसको आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं कि जैसे फैक्ट्री से पहले दुकान में जाता है, मतलब वातावरण से पहले। अब फैक्ट्री आज देखा जाए तो भाई हमारे पास वातावरण भी है, हवा ही है, ऑक्सीजन की फैक्ट्री। तो जिस तरीके से फैक्ट्री से पहले जाकर के दुकान में स्टोर किया जाता है कोई सामान, उसी तरीके से वातावरण से हवा को, ऑक्सीजन को ले जाकर के लंग में, फेफड़े में स्टोर किया जाता है, और फिर वहाँ से जिसको जिसको चाहिए वो ऑक्सीजन ले जाता है और काम करता है अपना। तो अभी तक आप ये जान गए हैं कि भाई नॉर्मली जो हमारे शरीर में है वो सभी अंगों को ऑक्सीजन कैसे पहुँचाया जाता है। अब क्या हुआ कि एक कोरोना जो कि वायरस है, बहुत ही छोटा जीवाणु है, और जो क्या करता है कि हमारे फेफड़े में जा कर के और वहाँ पे इन्फेक्शन पैदा करता है। ये कोरोना क्या हुआ कि ये घुस गया, और घुस करके और फिर क्या हो गया, फेफड़े तक पहुँच गया। अब फेफड़े में जो है कोरोना आ कर के क्या करेगा कि जो हमारी दुकानें हैं, एल्वियोलाई है, जिनके अंदर में ऑक्सीजन भरा है, उनके अंदर में आ कर के और क्या करता है, बैठ जाता है। तो मान लीजिए कि शुरुआत में तो सभी एल्वियोलाई में नहीं जाएगा, 2-4 में आकर के बैठ गया, और फिर ये क्या करता है कि ये जो कोरोना है ये पहले शुरुआत में 5 दिन तक, मतलब पहले 5 दिन तक ये क्या करता है कि वहाँ पे अपनी संख्या बढ़ाता है।
5 दिन तक जो होता है ये अपनी संख्या बढ़ाता है, और 5 दिन के बाद जब इसकी ढेर सारी संख्या हो जाती है तो क्या करता है कि वो वहाँ पे फिर समझिए कि एकदम से मारधाड़ शुरू कर देता है, उसको डैमेज करने लगता है। और जब भी कोरोना आएगा तो क्या हो जाएगा कि भाई हमारे पास भी शरीर में क्या होता है कि लड़ने के लिए सैनिक होते हैं, उसमें तमाम तरीके के सेल्स होते हैं, जैसे मोनोसाइट है, न्यूट्रोफिल्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, इस तरीके की सेल्स होती है। जैसे सेना में आपने देखा होगा कि ब्रिगेडियर साहब होते हैं, सूबेदार साहब होते हैं, तो सिपाही अलग होते हैं। उसी तरीके से लड़ने के लिए हमारे शरीर में भी तमाम तरीके के लोग हैं, उनका अलग अलग नाम है, लिम्फोसाइट हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, ठीक है। अब माइक्रोफाजेज हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब इन्होंने देखा कि भाई ऐसा हुआ, अब क्या करेंगे कि ये जो एल्वियोलाई है, दुकान वाला सबको अपने जो शरीर के हैं उनसे अपनी सेना जो है उसको कहेगा कि भाई देखो हमारे यहाँ पता नहीं कौन आ गया और ये लोग उत्पात मचा रहे हैं। तो क्या होगा कि ढेर सारे सैनिक वहाँ पे आ जाएंगे। क्या होंगे कि जितने भी हमारे शरीर की जो रक्षा प्रणाली है, जो सेना है, वो आकर के और उससे लड़ने के लिए कि वायरस को भाई मार के भगाओ, इसलिए वो आकर के उसमें घुस जाएंगे। और जब वो घुस जाएंगे वहाँ पे, जब मार शुरू हो जाएगी, जब वहाँ पे झगड़ा शुरू हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा कि जो पहले यहाँ पे ऑक्सीजन भरा था अब उतना ऑक्सीजन नहीं भरा रह जाएगा। और पता ये चलेगा कि ढेर सारे, मान लीजिए कि ये पूरा लंग है, लंग में पता चला कि आधा जितनी भी दुकानें हैं उन सब में मारधाड़ शुरू हो गई। उसमें पता चला कि शरीर की जो सेना है वो आ गई और कोरोना वाले वायरस आ गए, सब में झगड़ा शुरू हो गया। तो वहाँ तो भैया उनका काम क्या हो जाएगा, उस दुकान में ऑक्सीजन थोड़े मिल पाएगा किसी को। अब जो बचे हुए हैं इन्हीं से ऑक्सीजन का काम चलाना पड़ेगा। और पता चला कि आधा लंग, अब आप लोग देखते होंगे कि सीटी स्कैन करवाते हैं लोग, ये कहते हैं भाई देखो इनका आधा लंग खराब हो गया। फिर पता चला किसी के कहते हैं कि इनका तो 80% लंग जो बैठ गया, किसी का दाहिना बैठ गया तो किसी का बायां बैठ गया। तो इसमें क्या होगा कि इसमें ढेर सारे जब ये आकर के बैठ जाएंगे और ढेर सारी जो दुकानों में मारधाड़ शुरू हो जाएगा, मतलब कोरोना में और उसमें, तो क्या हो जाएगा कि हमारे आधा लंग या जितना भी लंग प्रभावित होगा वो क्या हो जाएगा कि वो ऑक्सीजन सप्लाई फिर नहीं कर पाएगा शरीर को। तो और जो दुकानें बची हैं इन्हीं को जो है शरीर को सप्लाई करना पड़ेगा। अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि जब आधा लंग खराब हो गया, आधे लंग में मारधाड़ शुरू हो गया, आधे लंग की जितने भी दुकानें थी वो सब ध्वस्त होने लगी, तो जितना बचा हुआ लंग है इसमें ऑक्सीजन फिर पूरी सप्लाई कैसे कर पाएगा ये। तो होता क्या है कि जो वातावरण होता है, वातावरण में जो हमारे वायुमंडल में हवा है उसमें क्या होता है कि 20% ऑक्सीजन होती है। मतलब जो हवा है उसमें 100% ऑक्सीजन नहीं होती कि हवा में तमाम गैसें होती हैं, उसी तरीके से 20% जो होता है इसमें ऑक्सीजन होती है। तो जो 20% ऑक्सीजन है ये क्या होता है कि अब चूंकि आधा लंग तो खराब हो गया, अब जितने बचा हुआ जो हमारी एल्वियोलाई है उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जा रहा है, मतलब हवा जा रही, लेकिन उसमें ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है नहीं। तो अब क्या करते हैं हम लोग कि इसको जो होता है सिलेंडर से ऑक्सीजन देते हैं। और जो सिलेंडर वाला ऑक्सीजन होता है उसमें क्या होता है कि 100% ऑक्सीजन होती है। मतलब सिलेंडर में जो गैस बनी होती है, जो आप देखते होंगे अस्पतालों में जो गैस दी जाती है उसमें ऑक्सीजन जो होती है वो 100% होती है। तो अब क्या होगा कि आप भाई ज़्यादा शुद्ध ऑक्सीजन देने लगोगे कि आधा लंग ही अगर बचा है तो उसमें क्या हो जाएगा कि ये लंग पूरे शरीर को, फिर आधा फेफड़ा भी बचा रहेगा, अगर उसे शुद्ध ऑक्सीजन मिलने लगेगा तो फिर शरीर को जितने ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो मिल जाएगी। अब देखिए इसमें आप ये देख रहे हैं कि क्या कर रहा है कोरोना आकर के, पहली बात तो हमारे फेफड़े में अटैक कर दिया है और वो ढेर सारी दुकानों में मारधाड़ शुरू हो गया। अब जब मारधाड़ शुरू होगा, जैसे मान लीजिए कहीं पे जब झगड़ा होता है तो आपने देखा होगा वहाँ पे गोली चलती है, बंदूक चलती है, तोप दगता है, मिसाइल दगती है, बम दगते हैं, तो वहाँ का पूरा जो एरिया है वो तहस नहस हो जाता है। तो क्या होगा कि यहाँ पे जब मारधाड़ शुरू होगी तो क्या होगा कि पूरा ये एरिया तहस नहस होने लगेगा। और जब तहस नहस होगा तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि भाई हमारे फेफड़े में कितना ज़्यादा तहस नहस हो गया है, कितना ज़्यादा अंदर में घमासान मची हुई है। तो ये घमासान पता करने के लिए हम लोग एक जांच कराते हैं जिसको बोलते हैं CRP, सी रिएक्टिव प्रोटीन बोलते हैं इसको। अगर किसी का CRP जो इसका नॉर्मल लेवल होता है उससे अगर 5 गुना से ज़्यादा बढ़ा है, इसका मतलब ये है कि भाई अंदर जो है डैमेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। अगर अंदर बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है तो आप क्या करेंगे कि इसको रोकने के लिए दवाएं देंगे। और अगर CRP इज मोर देन 5 टाइम्स, मतलब अगर 5 गुना से ज़्यादा हो गया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, दवा देनी पड़ेगी। और कौन सी दवा इसके लिए देते हैं, इसके लिए हम लोग देते हैं स्टेरॉयड, ठीक है।
इसके लिए हम लोगों को स्टेरॉयड एक दवा होती है जिसका अलग अलग नाम है। जैसे कि आपने देखा होगा कि भाई प्रेडनिसोलोन के नाम से मिलता है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन के नाम से मिलता है, हाइड्रोकार्टिसोन के नाम से मिलता है, डेक्सोना के नाम से मिलता है। तो हम लोगों को क्या होता है कि हम तुरंत उसको दवा दे देते हैं जिससे कि ये डैमेज जो होता है वो रुक जाता है। ठीक। दूसरा क्या होता है, यही कोरोना जो होता है बाद में और जगह पे जा कर के भी डैमेज शुरू कर देता है। जब कोरोना खून की नलियों में घुस जाता है तो क्या करता है, यहाँ पे भी सूजन पैदा कर देता है। अब जब खून की नलियों में सूजन पैदा हो जाता है तो यहाँ खून का थक्का बनने लगता है, और जब थक्का बनने लगेगा तो आप ये सोचिए कि जब कहीं थक्का बन जाएगा तो वहाँ पे खून चलेगा ही नहीं, खून रुक जाएगा। पता चला कि मान लीजिए यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर के यहाँ शरीर में पहुँचाना था इसको, मतलब फेफड़े की दुकान से ऑक्सीजन को लेकर के खून जा रहा था शरीर में, अलग अलग अंगों को पहुंचा रहा था। पता चला यहाँ पे थक्का बन गया। थक्का बन जाएगा तो यहाँ से खून वहाँ जा ही नहीं पाएगा, तो पता चले कि ऑक्सीजन अगर यहाँ मिल भी जाए तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगा, तो शरीर के जितने अंग हैं फिर वैसे भी मर जाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि इस शरीर में जब कोरोना और आगे बढ़ता है, खून की नलियों में पहुँच जाता है तो वहाँ थक्का बनाने लगता है। इस थक्का को पता करने के लिए कि भाई हमारे शरीर में थक्का तो नहीं बन रहा है, तो इसको पता करने के लिए हमको एक जांच करानी पड़ती है जिसको कि बोलते हैं डी डाइमर। अगर किसी का डी डाइमर, मान लीजिए कि डी डाइमर हमारा बढ़ा हुआ है 5 गुना से ज़्यादा, तो इसका मतलब हमारे शरीर में थक्का बन रहा है। तो थक्के को ना बनने पाए इसके लिए हम लोगों को कुछ दवाएं देनी पड़ती हैं जिसको बोलते हैं एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट बोलते हैं, जैसे कि उसके अलग अलग नाम हैं, जैसे एस्प्रिन होता है और अभी एक इनॉक्सापैरिन होता है जो कि सबक्यूटेनियस लगाया जाता है। तो कुल मिलाकर के इस बात से आप ये बात समझ गए होंगे कि किस तरह से जो कोरोना है वो हमारे शरीर को डैमेज करता है। पहला काम करता है रेप्लिकेशन। ये क्या करता है, अपनी संख्या को बढ़ाता है। अपनी संख्या को जो बढ़ाता है इसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन। पहला काम ये करेगा रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन कितने दिन तक करेगा, ये 5 दिन तक। 5 दिन तक जब तक करेगा, 5 दिन तक, शुरुआती 5 दिन तक जो है ये करेगा, वो रेप्लिकेशन करेगा। जब अपनी संख्या को बढ़ाएगा, संख्या बढ़ाएगा तो इसके बाद दूसरा क्या करेगा, ये सूजन पैदा करेगा। ठीक। अब जब इसकी संख्या ढेर सारी हो जाएगी तो एकाएक फिर वहाँ पे तोड़ फोड़ मचाना शुरू करेगा, और जब तोड़ फोड़ मचाएगा तो क्या हो जाएगा, शरीर में सूजन शुरू हो जाएगी। सूजन के बाद पे क्या हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा सूजन होने लगता है। सूजन शुरुआत है, फिर बहुत ज़्यादा सूजन हो जाएगा। तो क्या होता है कि फिर भैया बहुत ज़्यादा सूजन हो जाता है, और बहुत ज़्यादा सूजन होने के बाद फिर क्या होने लगता है कि अंगों का विनाश शुरू हो जाता है। अंगों का विनाश मतलब फेफड़े का विनाश शुरू हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा कि ढेर सारे अंग जो होंगे वो, इसके बाद क्या हो जाएगा, अंगों का विनाश हो गया। अंगों के विनाश के बाद में क्या होता है कि फिर और भी आर्गन पूरे डैमेज होने लगते हैं, और लास्ट में जाकर के फिर आदमी का मृत्यु हो जाती है। तो कुल मिलाकर के हमको क्या करना है कि पहली बात तो ये है कि जब रेप्लिकेशन 5 दिन होगा तो समझो कि बुखार हो रहा है, तो बुखार हो रहा तो आप समझो कि अंदर वायरस जो है बढ़ रहा है। अब इसमें क्या करना है कि 5 दिन के बाद में भी अगर बुखार आ रहा है तो आपको तुरंत सचेत हो जाने की ज़रूरत है। भाई बुखार से बचने के लिए जो दवाएं हैं जैसे कि पैरासीटामॉल है और तमाम मल्टीविटामिन्स हैं और कुछ और भी एंटीवायरल ड्रग्स, डॉक्सीसाइक्लिन और ये सब दी जाती हैं, तो ये सब चीज़ें आप 4-5 दिन लेंगे। इसके बाद फिर क्या है कि आप देखिए सूजन हो रहा है। सूजन को हमें पता करने के लिए हमें 5 दिन के बाद में अगर जो है बुखार नहीं जा रहा है तो यहाँ पे CRP जांच कराने की ज़रूरत पड़ती है, और CRP के साथ दूसरा हम जांच कराते हैं डी डाइमर, क्योंकि आपको ये बात पता है कि भाई देखो अगर सूजन होगी, फेफड़े में सूजन होगी तो CRP से पता चल जाएगा, और खून की नलियों में सूजन होगी तो डी डाइमर से पता चल जाएगा। ठीक। और इसके आधार पे हम क्या करेंगे, CRP अगर बढ़ा है तो इसके लिए हम लोग स्टेरॉयड दे देते हैं, स्टेरॉयड, और अगर मान लो डी डाइमर बढ़ा हुआ है तो हम लोग एंटीकोगुलेंट दे देते हैं, थक्का ना बनने पाए, एंटीकोगुलेंट। ठीक। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से हम जो है दवा दे करके और हम जो है ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब साथ में और कोई बीमारी है, शुगर है तो शुगर का भी आपको इलाज करना पड़ेगा, और भी जो भी चीज़ें हैं, तो इस तरीके से इसमें होता है। तो आपने कुल मिलाकर के ये बात समझ लिया है कि किस तरीके से कोरोना वायरस जो होगा हम लोगों में वायरस
जो है किस तरीके से हमारे अंग को डैमेज करता है। तो ऐसा नहीं कि पहले एक ही दिन में आया कोरोना और 3 दिन में किसी की जान ले रहा। आप देख रहे हो 5 दिन तक तो ये पहले अपनी संख्या बढ़ा रहा है, आपको बुखार होगा 5 दिन तक, उसके बाद पता चला कि किसी का पेट भी खराब हो जाता है, किसी को फिर जो है खांसी आने लगती है, खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है तो आपको ये बात समझना है कि भैया लग रहा है फेफड़ा जो है कहीं ना कहीं डैमेज हो रहा है। फेफड़ा डैमेज हो रहा है मतलब बहुत ज़्यादा सूजन हो रही है तो आप CRP कराइए, तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। वो CRP, D-डाइमर, CBC तमाम जांचें करा करके उसको देख लेते हैं और उस आधार पे आपको दवाएं देते हैं, आप ठीक हो जाते हैं। तो कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक बात ये समझना है कि इस समय अगर किसी को बुखार हो रहा, खांसी हो रही, पेट खराब हो रहा तो उसको ये समझ लेना कि हमको कोरोना है और तुरंत उसको सचेत हो जाना और जा करके डॉक्टरों को दिखा करके उस तरीके से अपना इलाज कराना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये चाहता हूँ कि मेरा ये चैनल अभी बहुत नया है, इसको आप लोग ज़रा सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं ढेर सारे जो है वीडियो अभी बनाना चाह रहा हूँ। अगर आपको पसंद आ रहा तो इस पर थोड़े से कमेंट भी हमको करिएगा, जिससे हमको पता चले कि आप लोग कैसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।